जी क्लास, वेलकम इन थर्ड सेशन ऑफ 40 मिनट्स। पहले की तरह से मैं आपको स्टूडेंट्स को इनवाइट करना, उनको एडमिट करना और फाइल शेयर करने से रिलेटेड वेट करवा रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और मुझे कुछ यहाँ पर चेंजेस भी करने हैं, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ओके क्लास, आपसे फाइल शेयर कर लूँ। जी क्लास, आप जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं प्लीज़ वेट कीजिए ताकि मैं स्टूडेंट्स को एडमिट कर लूँ और फिर हम क्लास को कंटिन्यू करें। ओके, 9 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास। जी, तो हमारा टॉपिक जो इस वक्त कंटिन्यू है वो है अनसर्टेनिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी अफेक्ट्स इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ बोथ कंज्यूमर्स एंड मैनेजर्स। तो हमारे जो जो किसी कंपनी के मैनेजर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, ये दोनों ही अनसर्टेनिटी में प्रॉब्लम में आ जाते हैं और वो उनको डिसीजन में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो हमारा कंसर्न तो ज़्यादातर यहाँ पर इस वक्त यही है कि हम अपने डिसीजंस को सोचें कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें अपने कंज्यूमर्स के बारे में भी सोचना होता है क्योंकि उनकी इनकम, उनकी बाइंग पावर, उनकी डिसीजन मेकिंग में फ़र्क आ रहा होता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को बहुत केयरफुली समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे। रिस्क एवर्जन हमारे पास पहले टॉपिक है। जो लोग रिस्क से डरते हैं, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते, तो यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। जस्ट अ मिनट। उमे लैला, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी? उमे लैला, आपका पूरा नाम उमे लैला है? और हामिद, आपका कंप्लीट नेम हामिद है? देख लीजिएगा क्लास, मुझे आपसे, आप लोगों से बार बार ये पूछना पड़ रहा होता है। उमे लैला आपका नाम पूरा मुकम्मल उमे लैला है? बिल्कुल ठीक है, अगर सही है नाम तो सही है। और इसी तरह से हामिद जो अभी एंटर हुए हैं, ठीक है, आपने मुझे बता दिया था, राइट। ओके,
ठीक है, बस आप उसको समझदार है, मैंने बता दिया, अब आप उसी पे अमल कर लिया करें। एंटर होते वक्त भी, एडमिट होते वक्त भी और अटेंडेंस मार्क करने के वक्त भी, दोनों वक्त में आपके ये चीज़ें ऐसी चाहिए। चलिए हम बात शुरू करते हैं। तो हम बात ही कर रहे थे कि हमारे पास मैनेजर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए ही ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ रिस्क एवर्स, मतलब रिस्क से जो डरते हैं, घबराते हैं। तो आपको बताऊं कि जो लोग रिस्क टेकर्स नहीं होते बिजनेस करने में भी, जो रिस्क नहीं लेते, वो एक आम तरह का बिजनेस कर रहे होते हैं। और जब वो आम तरह का बिजनेस करते हैं तो क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपैटिटर्स मौजूद होते हैं, तो उनको प्रॉफिट मेकिंग भी उनकी कम कम होती है। लेकिन ऐसे लोग जो बहुत रिस्क लविंग होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, रिस्क एवर्स और रिस्क टेकर्स, जिनको रिस्क लविंग भी कहा जाता है, ये राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो रिस्क लविंग वो लोग होते हैं जो रिस्क को लेना पसंद उनको होता है। वो कहते हैं यार कि यहाँ पर कोई नई चीज़ है, नई प्रोडक्ट है, ये मुझे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करनी है, पहले किसी ने नहीं की है, तो या तो आर या पार, मतलब या तो मेरे पास इतना प्रॉफिट आ जाएगा या लूज हो जाएगा। तो फिर वो अपनी पॉकेट को देखते हुए, अपनी तमाम चीज़ों को देखते हुए कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं, तो फिर वो रिस्क की तरफ मूव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो जब मूव होते हैं तो फिर उनको फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से मुख्तलिफ मैनेजर्स या कंज्यूमर्स दोनों के रिस्पेक्ट हमें देखना है कि रिस्क एवर्स और रिस्क लविंग, ये दोनों में यहाँ पर क्या फ़र्क है। फिर हम यहाँ पर एक और बात को भी लर्न करेंगे, रिस्क न्यूट्रल। तो हमारे पास रिस्क न्यूट्रल एक और चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर लर्न करेंगे। और रिस्क न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर ये होगा, जैसे आप यहाँ मार्जिन में डेफिनेशंस को देख रहे हैं और आपकी डेफिनेशंस यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। A risk neutral individual is indifferent between a risky prospect with an expected value of $M and a sure amount of $M। तो यहाँ पर वो ये भी पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसका क्या मीनिंग है। तो हमारे पास ये तीन बातों की बात होगी। पहले हम रिस्क से डरने वाले जो रिस्क हमारे पास की बात होगी और रिस्क टेकर्स की बात होगी। ठीक है, तो फिर हम उसकी बात अगली वाली बात में कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लास हमारे पास अब यहाँ पर जो टॉपिक छोटा सा इसका आ रहा है, छोटा सा सब टॉपिक, मैनेजरियल डिसीजंस विद रिस्क एवर्स कंज्यूमर्स। अब जो मैनेजरियल डिसीजन है, रिस्क एवर्स, जो रिस्क से डरते हैं उन कंज्यूमर्स के लिए, अब कैसे होगा। प्रोडक्ट क्वालिटी की बात अगर हम लें तो the analysis of risk can be used to analyze situations where consumers are uncertain about product quality। ये एग्जांपल इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ सिंपल मतलब ये है प्रोडक्ट क्वालिटी की बात डिस्कस करने के लिए कि प्रोडक्ट क्वालिटी को डिस्कस किया जाता है प्रोडक्ट क्वालिटी को बताया जाता है कंज्यूमर्स को, ताकि वो कन्विंस हो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस सपोज अ कंज्यूमर रेगुलरली परचेजेस अ प्रोडक्ट अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार वैक्स। कार को जो पॉलिश करने की चीज़ होती है कार वैक्स कहते हैं, आप सबको पता है। तो कार वैक्स जो है वो लेता है एंड दस इट रिलेटिवली सर्टेन अबाउट द अंडरलाइंग क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। उसको पता है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और उसको वो इस्तेमाल कर रहा है बहुत अरसे से। इफ द कंज्यूमर इज रिस्क एवर्स, अब अगर कंज्यूमर रिस्क से डरता है, when will she be willing to purchase a car wax newly introduced to the market। तो उसने एक नई कार वैक्स को कब परचेज करना है जो मार्केट में नई इंट्रोड्यूस हो रही है, ये यहाँ पर सवाल है। तो यहाँ से इसकी बात चलती है, a risk averse consumer prefers a sure thing to an uncertain prospects of equal expected value। तो जो रिस्क से डरने वाला कंज्यूमर है वो प्रेफर करता है श्योरिटी को कि अगर मैं कोई नई प्रोडक्ट परचेज करूं तो मुझे उसी तरह की ही क्वालिटी मिले जो मेरे पास पहले से मैं इस्तेमाल करती भी आ रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये बात है। अब इसमें बात ये आती है कि अब इसमें करना क्या है। अब उसको तो डर है
कि मैं अब कार वैक्स मुझे लेनी है, तो कार को वैक्स अगर लिया तो उसमें दो मसले हो सकते हैं। फर्म्स, मतलब इसमें दो मसले ये हो सकते हैं कि उसने कार वैक्स को लिया और उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब निकल आई, उसने उसका रंग ही ख़राब कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि कार वैक्स अच्छी निकल आई और उसने पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। और ये भी हो सकता है कि कार की वैक्स बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि दूसरी प्रोडक्ट थी जो पहले से वो परचेज कर रही थी। तो यहाँ पर हमारे पास इस बात को मैनेज करने के लिए जो टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं वो आपके पास नेक्स्ट हाईलाइटेड कर दी गई है। फर्म्स यूज टू प्राइमरी टेक्निक्स टू इंड्यूस रिस्क एवर्स कंज्यूमर्स। जो रिस्क से डरने वाले कंज्यूमर्स, उसके लिए दो टेक्निक्स यूज की जाती हैं टू ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट। फर्स्ट, द फर्म्स मैनेजर में लोअर द प्राइस of the new product below that of the existing product to compensate the consumer for the risk associated with trying the new product. वो कहते हैं कि हमने एक इंट्रोडक्टरी प्राइस कम कर दी है, तो ताकि अगर किसी को कोई शक है तो कहता है यार कि मुझे ये कार वैक्स 500 रुपये की मिलती थी, तो अगर ये 300 रुपये की मिल रही है तो चलो मैं 200 रुपये, तो मुझे चीज़ कम मिल रही है। तो ठीक है, तो वो कहता है कि मुझे 300 रुपये की अगर वैक्स पॉलिश मिल रही है तो मैं उसको, ठीक है, मुझे 200 रुपये कम मिल रही है तो मुझे 500 रुपये का नुकसान नहीं होगा अगर मुझे एक इन्फीरियर प्रोडक्ट मिल जाए। तो वो यूजुअली कम कर देते हैं। ऑल्टरनेटिवली द मैनेजर कैन अटेम्प्ट टू मेक द कंज्यूमर थिंक that the expected quality of the new product is higher than the certain quality of the old product। तो कभी कभी वो प्राइस कम नहीं करता है, लेकिन वो ये बताने की कोशिश करता है कि देखो मेरी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के साथ है, तुम इसको इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो वो दोनों तरह से काम कर सकता है, या उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो उसको ज़्यादा अच्छा बताएगा, या फिर उसकी प्राइस कम कर देगा। टिपिकली फर्म्स डू दिस यूजिंग कंपैरिजन एडवर्टीजमेंट। तो कंपनी जो है वो फिर उसको कंपैरिजन करने में कि दूसरी प्रोडक्ट्स जो है वो उससे शाइन कम मिलती है और इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाएगा तो शाइन ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से वो कंपैरिजन करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स में। ठीक है, तो ये आपके पास हमें समझ में आया कि जो रिस्क से डरने वाले लोग हैं उनके लिए क्या किया जाए। इसके बाद है चेन स्टोर्स। हमारे पास एक ये बात भी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि रिस्क एवर्जन, रिस्क से डरने वाले ऑल्सो एक्सप्लेन्स that why it may be in a firm's interest to become part of a chain store instead of remaining independent। तो कई दफ़ा कुछ कंपनीज होती हैं वो कोशिश करती हैं कि जो चेन ऑफ स्टोर्स है पहले से एग्जिस्ट करती है उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दो, बजाय कि अपना काम नया शुरू करो। तो इसमें एग्जांपल ये दी गई है जो ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि एक आदमी है, वो फॉर एग्जांपल किसी एक जगह जाता है और वहाँ देखता है कि यहाँ पर एक स्मॉल टाउन है और मुझे वहाँ पर कुछ खाना है, लंच करना है। तो कहता है कि यहाँ पर एक बहुत मशहूर शॉप है और ये जो मशहूर शॉप है ये जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के लिहाज से बात बता देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल है, लेट्स से मैकडोनल्ड है या केएफसी है। तो एक बात ले लेते हैं, लेट्स से केएफसी है। तो कहते हैं कि यहाँ पर केएफसी की शॉप भी है और यहाँ पर एक लोकल शॉप भी है। तो कहते हैं यार मुझे, मैंने ये सुना हुआ है कि लोकल शॉप जो होती हैं या तो वो बहुत ही ख़राब उनका लंच होता है या फिर बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो मैं रिस्क क्यों लूँ, मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं एक ऐसे ब्रांड की तरफ चला जाऊँ, केएफसी की तरफ चला जाऊँ जिसका मुझे पता है कि बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, किसी भी जगह हो, उनका इनके इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वालिटी, उनकी तमाम डिटेल्स एक ही तरह से होती हैं। तो मुझे जो पता है कि केएफसी का अच्छा फूड मुझे मिलना है वो अच्छा ही मिलना है, उसमें ख़राबी नहीं होगी। तो कहता है कि मैं उस केएफसी की तरफ चला जाता हूँ। तो आपको पता है कि बहुत सी दफ़ा बहुत सी जो केएफसी या मैकडोनल्ड की जो शॉप्स होती हैं वो फ्रेंचाइजीज भी होती हैं। मतलब वो ये करते हैं कि वो जाकर प्राइवेट लोगों को कहते हैं कि तुम हमारे स्टैंडर्ड और हमारे तरीके के मुताबिक
काम करोगे तभी हम तुम्हें लाइसेंस देंगे और तुम अपनी इन्वेस्टमेंट करो और अर्न करो। तो इस तरह से वो अपनी ब्रांचेस ओपन करने के बजाय अपने इन्वेस्टर्स की ब्रांचेस ओपन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अगर एक पेट्रोल पंप खोलना है तो मैं अपना एक पेट्रोल पंप खोल लूँ, या मैं कहूँ कि यार मैं शेल वालों से एक लाइसेंस ले लूँ और मैं उनका नाम यूज़ करते हुए उनका पेट्रोल बेचूँ। तो जाहिर है कि मेरे पास एक अपना नाम अगर मैं यूज़ करूँगा पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए तो वहाँ पे कम कस्टमर आएंगे एज़ कम्पेरेटिव टू शेल का पेट्रोल पंप अगर होगा तो वहाँ पर कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर हमारे पास बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपने जो चेन ऑफ स्टोर्स होती हैं उनके साथ जाकर कोलैबोरेट कर लेते हैं और उनके साथ जाकर अपनी ब्रांचेस ओपन कर लेते हैं बजाय कि वो अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट करें। तो इसे कहते हैं चेन ऑफ स्टोर्स। इसीलिए हम कई दफ़ा देखते हैं कि बहुत सारी सुपरमार्केट्स या चेन ऑफ स्टोर्स होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। इसका ये मतलब बहुत सी दफ़ा नहीं होता कि एक्चुअल कंपनी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती चली जा रही है। एक्चुअली वो आप या मुझे लाइसेंस सेल करते हैं कि वो हम उनसे ही इक्विपमेंट परचेज करेंगे। आपको मैं एग्जांपल बताऊं क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल बीकन हाउस, आप सब जानते हैं नाम। अब बीकन हाउस ने अपनी ब्रांचेस एक ज़माने में शुरू की, बढ़ाई, बढ़ाते 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 उन्होंने पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों, छोटे शहरों और तमाम जगहों पर उन्होंने पहुँचा दी। सो मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से 3000 से ज़्यादा ब्रांचेस उनकी बन गई। अब उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने कहा यार कि हम जिस क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और हमारी फ़ी स्ट्रक्चर है, तो हर इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता, पाकिस्तान बहुत रिच कंट्री तो नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि हमें इन चीज़ों का क्योंकि एक्सपीरियंस है तो हम ऐसा करें कि एक स्कूल और ओपन करें और उसका नाम रख दें एजुकेटर, और उसको हम खुद इन्वेस्ट ना करें, हम उसको डिफरेंट लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कह देते हैं कि तुम हमसे लाइसेंस लो, हमारा सिलेबस होगा, हमारे तमाम पॉलिसीज़ रन हो रही होंगी और जो भी हम स्टैंडर्ड रखेंगे उसके मुताबिक तुम उस पर काम करोगे। हम तुम्हें लाइसेंस दे देते हैं, जितना तुम एडवर्टाइज करोगे तुम्हारे पास स्टूडेंट आएंगे, उसका इतने परसेंट शेयर हमें मिलेगा, इतने परसेंट तुम्हें मिलेगा, अगर तुम करना चाहते हो तो आ जाओ। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ठीक है, एक नाम हमें मिल रहा है, तो उन्होंने स्कूल ओपन की। इसीलिए हमें एजुकेटर के नाम बहुत जगह पर स्कूल नज़र आते हैं। इसी तरह से सिटी स्कूल ने भी शुरू किया, उन्होंने भी अपना एक स्कूल शुरू किया और वो भी मार्केट में मौजूद है और वहाँ भी कई लोग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि चेन ऑफ स्टोर्स या चेन ऑफ बिजनेस में ज्वाइन करना कई लोग पसंद करते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं। बेतहाशा एग्जांपल्स हैं जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पर टर्म यूज़ की जाती है, इसमें इंश्योरेंस। द फैक्ट दैट कंज्यूमर्स आर रिस्क अवर्स। कंज्यूमर्स जो है ना अक्सर रिस्क अवर्स होते हैं। जहाँ पर कंज्यूमर्स के पास पैसा बहुत हो, रिच कंट्रीज हो, तो वहाँ पर तो ये होता है कि वो रिस्क लविंग होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, रिस्क की तरफ चले जाते हैं, यार ये ले लो या वो ले लो, ट्राई करते रहो। लेकिन जहाँ पर वो पुअर कंट्री होती है तो वो कहते हैं हमारे पास पैसा तो कम है, जो चीज़ें हम जानते हैं बस उसको वो इस्तेमाल करते रहो अनटिल एंड अनलेस हमारा कोई बहुत ही जानने वाला इंसान ये बताए कि उसने उन चीज़ों को इस्तेमाल किया और उसने अच्छा एक्सपीरियंस उसको मिला, तो फिर हम इस प्रोडक्ट को परचेज करने की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बातें आती है। लेकिन जब इंश्योरेंस की बात आती है तो इंश्योरेंस एक नया तरीका है हमारे पास। जो इंश्योरेंस आप जानते हैं वो एक अलग चीज़ है, यहाँ पर आपको एक नई चीज़ बताई जाएगी। देखें क्या है। द फैक्ट दैट कंज्यूमर्स आर रिस्क एवर्स implies that they are willing to pay to avoid risk। ठीक है, तो वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए कुछ मतलब पे करते हैं। अब किस तरह से, दिस इज प्रिसाइसली व्हाई इंडिविजुअल्स चूज टू बाय इंश्योरेंस ऑन देयर होम्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो बहुत सी दफ़ा कुछ लोग अपने रिस्क को कम करने के लिए अपने घर की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लेते हैं या अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो वो हर चीज़ की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। वो कहते हैं कि यार हमने कुछ अमाउंट पे कर दी है और हम पे करते चले जा रहे हैं, लेकिन इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा बिजनेस सेफ होता चला जा रहा है, उसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमने अपने रिस्क को शेयर कर लिया इंश्योरेंस कंपनी से। आपको पता है ना, इंश्योरेंस कंपनी से शेयर हो जाता है, मतलब ये होता है कि वो कहते हैं कि तुम हमें पर मंथ जितनी भी तुमने बड़ी अमाउंट की इंश्योरेंस करवाई है बिजनेस, तुम हमें इतना पैसा देते रहो और अगर कभी कोई तुम्हारे बिजनेस में लॉस होगा तो उसको फिर हम कवर करते हैं। तो
इस तरह से फिर ये इंश्योरेंस की बात होती है। लेकिन हमारे पास इस वक्त बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि यहाँ पर ये सारी जो एग्जांपल आपके पास दी जा रही है, ठीक है, या मैंने आपको बता दी है कि घर किस तरह से इंश्योरेंस करवाई जाती है, गाड़ियों की कैसे इंश्योरेंस होती है। खास बात यह है, सम फर्म्स गिव इंश्योरेंस टू कस्टमर्स थ्रू मनी बैक गारंटीज। तो वो कहते हैं कि अगर मतलब हमारी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है कि अगर तुम इसको पसंद नहीं करो इस प्रोडक्ट को, तो इसको मनी बैक गारंटी, पैसे वापस ले जाना और प्रोडक्ट हमें दे जाना। लेकिन उनकी प्रोडक्ट क्योंकि अच्छी होती है, इसलिए कोई भी कंज्यूमर उसको वापस नहीं करता और उसको लेता है और इस्तेमाल करता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये मनी बैक गारंटी जो है, ये भी एक श्योरिटी होती है, इंश्योरेंस की तरह की श्योरिटी होती है कि किसी को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उसको रिटर्न कर सकता है। तो ये भी हमारे पास इंश्योरेंस की बात भी हो रही है और यहाँ पे भी बात हो रही है। इसके बाद है कंज्यूमर सर्च। ये एक नया टॉपिक हमारे पास है, अच्छा टॉपिक है कि इसमें कंज्यूमर सर्च, कंज्यूमर कितना सर्च करता है किसी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। अप अंटिल नाउ वी हैव assumed consumer know the price of goods with certainty। उसको पता है कि कुछ चीज़ें इतनी प्राइस की हैं और मैं जो उतने की परचेज करनी है। वो जब भी हम बात कर रहे थे कि स्मॉल टाउन में किया और वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ पर KFC भी अवेलेबल है और वहाँ पर लोकल फूड भी अवेलेबल है, तो उसको प्राइसेस पता थी कि यार ये एक लंच करने की जगह एक ये है, एक KFC मेरे पास मौजूद है। तो उसने सोचा और डिसाइड किया और जहाँ उसको जाना था उसने वहाँ चला गया। ठीक है, अगर वो रिस्क टेकर था तो वो उसने नई जगह को ट्राई किया होगा, यार मैं KFC तो खाता ही रहता हूँ, तो ये नई जगह को ट्राई करो, अगर ये मुझे अच्छा नहीं भी लगा तो मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं KFC चला जाऊँगा। और एक इंसान कहता है कि मेरे पास पैसे ही कम है, तो मैं रिस्क तो ले ही नहीं सकता, पैसे ज़ाया नहीं कर सकता, तो फिर वो एक अलग तरह से बात करता है। तो क्लास हम यहाँ पर बात करते हैं कंज्यूमर सर्च। तो कंज्यूमर सर्च की जब हम बात करते हैं तो हमें नजर आता है, अब तक मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। up until now we have assumed consumer know the price of goods with certainty. The analysis is more complicated in situations where consumers do not know the price charged by different firms for the same product। जब एक ही तरह की प्रोडक्ट है और प्राइस अवेलेबल है तो फिर तो मसला नहीं है। लेकिन मसला तो वहाँ पे आ जाता है कि कंज्यूमर को यही नहीं पता चलता कि एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट प्राइसेस क्यों चार्ज कर रही हैं। कोई कम चार्ज कर रहा है, कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो कर क्यों रहे हैं, वो परेशान हो जाते हैं इन बातों के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उसको वो कितना सर्च करे या कितना सर्च कर सकता है या उसको कितना सर्च करना चाहिए है, तो इन बातों को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। द एनालिसिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड इन सिचुएशंस वेयर कंज्यूमर्स डू नॉट नो द प्राइस चार्ज्ड। कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि क्या प्राइस चार्ज होनी है बाय डिफरेंट फर्म्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो डिफरेंट फर्म्स जो है वो सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइस क्यों चार्ज कर रही है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसको आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर ये बताया गया है कि एक कंज्यूमर है, वो कहता है मुझे एक घड़ी खरीदनी है। वो एक शॉप पे जाता है और वहाँ देखता है कि एक घड़ी है वो $100 की है। वो और ढूंढता है और शॉप्स पे जाता है कि ये इस ब्रांड की घड़ी जो है वो कितने की है। तो वो कहता है कि मुझे, मैंने कई शॉप्स पे देखा, मुझे पता लगा कि घड़ी की प्राइस है $100। लेकिन वो ढूंढते ढूंढते और आगे चला गया, मतलब और उसने शॉप्स को सर्च किया तो पता ये लगा कि एक जगह या उसके बाद उसको कुछ जगह ऐसी भी मिली जहाँ पर $40 उसकी प्राइस थी शॉप वॉच की, घड़ी की। उसने कहा यार ये तो मेरे $60 बच रहे हैं। तो उसने कहा कि जो $100 की मुझे वॉच मिल रही थी अब वो $40 की मिल रही है। तो इसके लिए हमारे पास एक कैलकुलेशन है यहाँ पर, ये है एक्सपेक्टेड बेनिफिट। तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट, उसको एक्सपेक्टेड बेनिफिट कितना मिला, अब उसने कितना टाइम लगाया। उसने, उसको ये बताया गया कि अगर तुम्हें
$100 की मिल रही है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी बता दूं यहाँ पर। जी, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात थी जिसकी वजह से आपको यहाँ पर 1/4 और 3/4 का मुझे रीजन आपको देना था। अंडर दीज assumption, जो भी assumption ऊपर दी गई हैं, if the consumer searches again 1/4 of the time, she will find the price of 40। मतलब मिसाल के तौर पर उसने 4 घंटे लगाए, या उसने 4 दिन लगा दिए, कुछ भी आप कह दीजिए। उसने 4 घंटे अगर लगाए और उसमें उसने 3 घंटे लगाए तो उसको प्राइस पता लगी कि इसकी प्राइस 100 है, लेकिन उसने ये देखा कि इसकी प्राइस 40 भी मिल रही है। तो जब 40 मिल रही है तो मुझे कितना फ़ायदा होगा? मतलब उसने 1 घंटा लगाया 40, जब उसको प्राइस मिली, और उसने 3 घंटे लगाए थे ढूंढने में जिसमें उसको प्राइस 100 मिल रही थी। Under these circumstances, if the consumer searches again 1/4 of the time, she will find a price of 40 and thus will save 40 minus 60 is equal to 60 rupees। तो उसने $60 बचा लिए, सेविंग कर ली, क्योंकि उसने सस्ती खरीद ली। But 3/4 of the time the consumer will find the price of 100, जिसमें से 3 घंटे तो उसको प्राइस $100 ही मिलती रही, and the gains from having searched will be 0, and the gains from having searched will be 0। तो वो ये कि वो जो उसने 3 घंटे टाइम लगाया, जहां उसने $100 प्राइस मिली उसको डिफरेंट शॉप्स पे, तो उसने उन 3 घंटों में क्या कमाया? 0। लेकिन जो 1 घंटा था उसमें उसने क्या कमाया? उसने 100 माइनस 40 $60 कमा लिए। ठीक है, तो मतलब 1/4, 4 घंटों में से 1 घंटा उसने 100 माइनस 40 $60 उसने फ़ायदा कमा लिया, प्लस 3/4 मतलब 3 घंटे 4 घंटों में से उसने कोई फ़ायदा नहीं कमाया, वो उसके ज़ाया हो गए। तो वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि हमने $60 का फ़ायदा कमा लिया, फ़ायदा हमें मिल गया, लेकिन एक्चुअली लग तो गए 4 घंटे। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास 4 घंटों में अगर हमने $60 बचाए, इसका मतलब ऑन एवरेज हमने $15, 60/4, हमने $15 पर आवर सेविंग की। ठीक है, तो हमने $15 पर आवर सेविंग की। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेशन है जिससे हमने ये देखा कि हमें सर्च करना कितना चाहिए। मतलब अगर एक कस्टमर है, वो कहता है कि मुझे ₹100 की घड़ी यहाँ मिल रही है, तो किसी ने कहा कि यार तुम हैदराबाद जाओ, वहाँ तुम्हें ₹40 की मिल जाएगी। वो कहते हैं कि मैं ₹60 बचाने के लिए हैदराबाद जाऊँ और मैं आने जाने के 600-700 रुपये खर्च कर लूँ और टाइम अलग लगाऊँ, तो मुझे तो फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो बेकार हो गया। इसका मतलब हर इंसान कैलकुलेशन करता है। अगर उसे कहा जाता है कि यार तुम्हें ₹100 की घड़ी यहाँ पे मिल रही है, अगर हम डॉलर्स की बजाय रुपए की बात करते हैं, क्या मिल रही है, तुम जिस मार्केट में तुम ढूंढ रहे हो, साथ वाली मार्केट में जाओ, तुम्हें 40 की मिल जाएगी। कहते हैं हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ कि मैं साथ वाली मार्केट जो हमारे पास है, शॉपिंग मार्केट है, तो उसमें मैं जाता हूँ, मुझे चलने में, वॉक करने में 4-5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट लग सकते हैं, और मुझे शॉप का पता लगे, मैं वहाँ जाके इसी प्रोडक्ट को ₹60 बचा लेता हूँ, तो वो चला जाएगा। तो हैदराबाद नहीं जाएगा, साथ वाली मार्केट की शॉप पे चला जाएगा। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं कि हमने कितनी देर में क्या कुछ, वो हमारे लिए सर्च करना फिजिबल भी है या नहीं। ये भी तो देखना है कि हमारे पास फिजिबल है, मतलब कारामद है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है भी कि नहीं। अगर वो फ़ायदेमंद ही ना हो तो बेकार हो जाता है। तो इसी लिए ये आपके पास एक कैलकुलेशन यहाँ पे करके बता दी गई। इसके बाद फिर फर्दर लिखा हुआ है, द कंज्यूमर शुड सर्च फॉर अ लोअर प्राइस सो लॉन्ग एज द एक्सपेक्टेड बेनिफिट
आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द एडिशनल सर्च। अगर हमें एडिशनल बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है और हमारे पास सर्च करने की कॉस्ट से ज़्यादा बेहतर फ़ायदा हो रहा है तो हम कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक और बात बता दूँ, जो साथ वाली मार्केट थी वो फॉर एग्जांपल साथ नहीं थी, वो आधा किलोमीटर के फासले पर है। तो आपने कहा यार कि मेरे पास बाइक है और मेरी बाइक में फॉर एग्जांपल 5 रुपये किलोमीटर मुझे कॉस्ट करता है, या मेरे पास कार है मुझे 10 रुपये किलोमीटर कॉस्ट करता है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ से मुझे फिर भी 50 रुपये बच जाएंगे, फ़ायदा हो जाएगा। तो वो इंसान वहाँ भी चला गया। ठीक है, तो इस तरह से देख लिया जाता है कि हमें कितना है। अगर ये इंसान ये कहे, कोई हैदराबाद वाली बात, उसने कहा कि नहीं यार तुम सदर जाओगे तो वहाँ से तुम्हें 100 रुपये वाली घड़ी जो है 40 रुपये की मिल जाएगी। वो कहते हैं कि मैं सदर जाऊँगा तो मेरी तो कॉस्ट ज़्यादा, सर्च करने की कॉस्ट मेरी बढ़ गई है। अगर बढ़ गई है तो फिर मैं मुझे जाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है इस तरह से। आपको बताऊं कि बहुत सारी शॉप्स, एक ट्रेंड पहले हुआ ये करता था कि लोग कहते थे कि यार कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए हैं, होम अप्लायंसेस चाहिए हैं, मोबाइल फ़ोन चाहिए है, कपड़े खरीदने हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं, सदर चलो सदर चलो। मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की बात देखेंगे तो हर इंसान का ट्रेंड पहले ये होता था यार कि हमें शॉपिंग करनी है तो सदर चलो। शहर बड़ा होता चला गया, जब शहर एक्सपैंड हुआ तो कंज्यूमर्स को देखते हुए शॉपकीपर्स ने कहा, चाहे वो कपड़ा बेच रहे हों, चाहे वो और चीज़ें बेच रहे हो, तो वही कहते हैं कि तुम जो कंज्यूमर है इस इलाके के, अगर उनको वहाँ इतनी दूर जाना पड़ेगा तो अगर मिसाल के तौर पर उनको एक शर्ट परचेज करनी है, उसकी शर्ट की प्राइस है 2000 रुपये, तो 2000 की प्राइस की शर्ट के लिए जब वहाँ जा रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 2100 रुपये की या 2200 रुपये की बेच देता हूँ यहाँ पर। उसका टाइम बच रहा है, उसके पेट्रोल बच रहा है, इससे ज़्यादा तो उसका आने जाने का पेट्रोल लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। और कंज्यूमर कहता है कि यार मुझे वहाँ जाने में ऐसा भी लगता है, टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है, तो यहाँ पर मैं 2200 रुपये की शर्ट मिल रही है, मैं उसको परचेज कर लेता हूँ। तो इस तरह से दोनों अपने अपने माइंड को देखते हैं किस तरह से बात हो रही है। अब बहुत सी दफ़ा जब कंपटीशन इस इलाके में ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ पर सदर से दूर इलाके हैं, तो फिर कई दफ़ा शॉपकीपर्स कहते हैं कि 2000 की शर्ट वहाँ पर है सदर में, हम 2200 नहीं 2100 की बेच देते हैं, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे भी चल रहा है। क्योंकि उनको जो प्रोडक्ट डिलीवर करने वाले लोग हैं वो सदर में भी वही डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही डिलीवर कर देंगे। वो कहते हैं कि हमें डिलीवर करने में कोई हर्ज नहीं है, हम आपको जहाँ भी आप कहेंगे डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ का सेलर कहता है कि मैं 2100 रुपये में सेल कर देता हूँ। तो कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा, जो प्राइस वहाँ पे मिल रही है वही प्राइस हमें यहाँ पे मिल जाती है, कभी कभी सस्ती भी मिल जाती है उससे। आपने ये भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। आप कहते हैं कि सदर में जाकर मैंने पेट्रोल भी लगाया और मैंने अपना पैसा भी खर्च, टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, और मुझे एक चीज़ वहाँ जो मिल रही थी, मैंने मार्केट ढूंढ ली और मुझे एक मोबाइल जो था वो 15,000 से कम मिल नहीं रहा था और मुझे अपने नज़दीक मार्केट में 14,500 का मिल गया, या मुझे उतने का ही मिल गया। तो कभी कभी सस्ता भी मिल जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि बहुत सी दफ़ा जब बड़ी कंपनीज ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में परचेसिंग करती हैं तो उनको सस्ता पड़ जाता है। तो ऐसा भी कई दफ़ा नज़र आता है। तो इसलिए कराची में कई, सिर्फ एक सदर एक मार्केट नहीं रह गई, कराची के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट मार्केट्स बनती चली जा रही है और दोनों लोग अपना अपना काम करते हैं। सेलर अपने तरीके से सोचता है और कंज्यूमर अपने तरीके से सोचता है। और प्लस यहाँ पर जो हमारे पास ये छोटा सा डायग्राम आ रहा है, इसमें यही होता है कि हमारे पास जो प्राइस हमने सर्च करना शुरू किया, ठीक है, ये प्राइस के पास है अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस हमारे पास है बेनिफिट्स। तो हमें एक कॉस्ट देखनी है, हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। तो हमारे एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स मतलब हम कितनी कॉस्ट आ जाएगी, हम कितना पैसा उसमें अपनी सर्च पे खर्च करें। ठीक है, तो वो कहता है कि यार मेरे कॉस्ट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। अब वो कहता है कि यहाँ पे एक पॉइंट पर आकर इससे ज़्यादा अगर मैं जाऊँगा तो मुझे तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा, इससे ज़्यादा आगे जाने का फ़ायदा नहीं है। तो वो इस प्राइस पर एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये वो प्राइस होती है जिसमें अब जितना वो अर्ली एक्सेप्ट कर लेगा उसकी सर्चिंग कॉस्ट नहीं बढ़ी, जितना वो आगे जाएगा उसकी सर्च कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी और वो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जितना वो अर्ली ले लेगा तो उसकी प्राइस भी कम रहेगी उसके लिए और उसका एक्सपेंस भी कम रहेगा। तो ये हमारे पास एक कर्व इस तरह से जाता है कि हम एक्सपेक्टेड जो बेनिफिट है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट वो कितना हो सकता है। अब इसी में एक छोटी सी बात और भी आ जाती है, द रिजर्वेशन प्राइस। जो रिजर्वेशन प्राइस हमारे पास है, इस पर हम रिजर्व कर लेते हैं कि यार ये प्राइस हमारे पास है, मैं यहाँ तक तो ले लेता हूँ और यहाँ तक मैं ले सकूँगा, या उससे मैं जितना अर्ली अपना डिसीजन कर लूँ तो मुझे उसका फ़ायदा मिल जाएगा। मतलब अगर जो मेरा आप मास पॉइंटर देख रहे हैं, अगर इस जगह पर होगा तो कॉस्ट तो इतनी आ रही है, तो ये मुझे इतना फ़ायदा हो गया और मैंने इस प्राइस पर तो प्रोडक्ट परचेज कर ली, मतलब वो प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली इस प्राइस से कम होगी। ये एक्सेप्टेबल जितना अर्ली हो जाएगा उतना ही बेहतर होता है, लेकिन हम मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं। ये कंज्यूमर सर्च रूल जो मैंने अभी हम पढ़ते आ रहे हैं उसका मतलब यही है। लेकिन हमें एक और बात भी नजर आती है, अब हो ये रहा है कि कंज्यूमर ने ये सेट किया हुआ था कि यार ये प्राइस यहाँ पर है और मुझे यहाँ तक आते आते इस पर कॉस्ट मेरी इतनी आ रही है सर्च करने की, तो मैं यहाँ पर एक प्राइस फिक्स करके यहाँ से ही ले लेता हूँ, इस प्राइस को पर मैं अपनी प्रोडक्ट परचेज कर लेता हूँ। लेकिन वक्त के साथ साथ हुआ ये कि पेट्रोल महंगा हो गया, आपने जाना था और आपने जो सर्च करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका पेट्रोल लगता 100 रुपये का, गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा कर दिया या डॉलर के रेट में फ़र्क आ गया, ठीक है, दोनों तरह से फ़र्क पड़ गया। अब आपकी जो कॉस्ट है सर्चिंग की वो महंगी हो गई, तो कॉस्ट आपकी पहले ये आ रही थी, अब आपकी कॉस्ट ये आना शुरू हो गई। जब ये कॉस्ट ज़्यादा आना शुरू हो गई तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जो कॉस्ट बढ़ गई उसकी वजह से आप ज़्यादा ही तो पे कर रहे हैं, ठीक है। जो आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से जो आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा हुई, तो आप ज़्यादा पे करने पर एग्री हो गए, ठीक है। तो आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, मतलब आपने पेट्रोल की प्राइस जो एक्स्ट्रा ज़्यादा पे कर ली, तो आप इस तरह ज़्यादा पे करते हैं। तो इसमें आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, हमारे पास बस 3 मिनट रह गए क्लास और फिर हम यहाँ क्लास को एंड कर देंगे। और आपको बता दूँ कि आपकी जो लास्ट क्लास में हमारी लेक्चर था वो लाइट की वजह से और कुछ इंटरनेट के इशू की वजह से, मेन तो इशू लाइट का था, तो उसकी वजह से हमारी 1 घंटे की सिर्फ क्लास हुई थी। और वो जो सेकेंड आवर था वो कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं हो सका, तो मैं उसका सेकेंड आवर कोशिश करूँगा आज किसी वक्त उसको कंडक्ट करके, और फिर मैं उस लेक्चर को जो लास्ट वीक का था 2 आवर्स का और आज का जो 2 आवर्स का लेक्चर हमारे पास है, दोनों ही आपको अपलोड करके दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको इंशाल्लाह आज कल में मिल जाएंगे, कोशिश करूँगा आज ही मिल जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कंज्यूमर्स सर्च रूल की बात हो रही है, जिसमें है, इसको पढ़ लेते हैं। द ऑप्टिमल सर्च रूल इन सच दैट द कंज्यूमर रिजेक्ट्स प्राइस अबव द रिजर्वेशन प्राइस, जो मैंने आपको भी बताया था ऊपर डायग्राम। तो कंज्यूमर जो है वो इस सर्च से ज़्यादा आगे प्राइस जाएगी तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा और एक्सेप्ट करेगा जितना वो अर्ली हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्सेप्ट प्राइस बिलो द रिजर्वेशन प्राइस स्टेटेड डिफरेंटली द ऑप्टिम, एक और तरह से ये भी कहा जा सकता है, द ऑप्टिमल सर्च strategy is to search for a better price when the price charged by a firm is above the reservation price। तो हम ऑप्टिमल प्राइस की तरफ जाते हैं, बेस्ट प्राइस की तरफ जाते हैं। Stated differently, the optimal search strategy is to search for a better price। हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि बेटर प्राइस को हम सर्च करें when the price charged by the firm is above the reservation price and stop searching when the price below the reservation price is found। तो हमारे पास हम जब हमने ये फाइंड कर लिया तो अब हमें उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेना चाहिए जो रिजर्वेशन प्राइस से कम हमारे पास हो, उससे ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए ताकि हमें वो चीज़ महंगी ना पड़े, वो हमें महंगी कॉस्ट ना करे। और इसी तरह से यहाँ पर भी आ जाता है, व्हाट हैपन्स इफ द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग इंक्रीजेस, जो कि मैं बता रहा था किसी वजह से भी सर्चिंग कॉस्ट बढ़ गई। व्हाट हैपन्स इफ द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग इंक्रीजेस, फिगर 12.2 ये वाली shows an increase in search costs shift up the horizontal line C dash, C static। तो हमारे पास ये यहाँ पर आ गई ड्यू टू इंक्रीज इन सर्च कॉस्ट, ठीक है, रिजल्टिंग इन द हायर रिजर्वेशन प्राइस आर स्टैटिक। तो हमारे पास ये प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
This means the consumer will now find more prices acceptable and will search less intensively. तो वो कम शिद्दत के साथ कम ज़रूरत के साथ वो आगे बढ़ेगा, सर्च करेगा. Similarly, if the cost of searching for lower prices falls, the consumer will search more heavily for lower price. लेकिन मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है तो वो बहुत ज़्यादा सर्च की तरफ नहीं जाएगा, वो जल्दी उसको खरीदने की कोशिश करेगा. लेकिन अगर उसको पता है कि प्राइस कम हो गई है तो वो कोशिश करेगा कि मैं और प्राइस भी ढूंढ लूँ और देख लूँ कि मुझे और प्राइस कहाँ मिल सकती है. तो खास ये जो आपके पास नेक्स्ट पैरा मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा. तो हमारे पास यहाँ तक आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गया. अनसर्टेनिटी की बात हम देख लेंगे, बात में पढ़नी है ये नहीं पढ़नी है. तो हमने सर्टेन की बात को पढ़ लिया कि सर्टेनिटी में क्या होता है. बाय द वे, जब हम अगर देखेंगे तो हमारे पास अनसर्टेनिटी में भी इसी तरह के रिस्क एवर्जन और हमारे पास जो पॉइंट्स अभी हमने ऊपर पढ़े हैं उसी तरह की डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर भी आना शुरू हो जाएंगे. तो आपके लेक्चर बस ये किसी बहुत भी ख़त्म होने वाला है. तो ठीक है, तो हम ये अगली क्लास में देख लेंगे कि हमारे पास ये